बिकॉज मेरा एक ही एम था कि घर से बाहर निकलो जी। और बहुत बड़े काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड्स या बहुत बड़े फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, एक इच्छा की ज़रूरत होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निशान बनाऊंगी, मुझे यही लगता था कि मैं करूँगी। लेकिन मैं के साथ साथ जब मैंने बच्चे जोड़ लिए तो निशान बन गया। और हमने एक ही दिन में 1000 ट्रीज लगाए थे, एक ही दिन में। घूंघट निकाल के हमसे पैड्स ले रही हैं, हम उनको पैड्स देते नहीं थे, हम कहते थे पहले घूंघट उठाओ। अच्छा, मतलब घूंघट उन्होंने ओढ़ा हाँ, हुआ था। पहले ओके। घूंघट उठाओ फिर आपको हम पैड्स देंगे। स्वागत है आप लोगों का। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सोशल वेलफेयर और दूसरों की मदद करने में समर्पित कर दी। एंड शी इज नन अदर देन डॉक्टर प्रभजोत गुरु बज्जू, द फाउंडर ऑफ मिशान, एक ऐसा एनजीओ जो कि एनिमल वेलफेयर, सोशल एम्पावरमेंट एंड अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता है। एंड शी इज ऑल्सो टाइटल विद मेनी अवार्ड्स, जैसे कि एक नारी सौ पे भारी, आयरन लेडी अवार्ड, एंड शी इज ऑल्सो इन्वाइटेड एज अ रोल मॉडल फॉर पीएम श्री स्कूल। तो आज हम उन्हीं की जिंदगी के सफर के बारे में और क्या चैलेंजेस रहे उन्हीं से बातचीत करेंगे। हेलो मैम। हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू दिशा। तो मैम, जरा हमें बताइए कि ये जो जर्नी थी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे शुरू हुई? ये कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो, ये तो कीड़ा मेरे दिल में, दिमाग में पहले से ही था कि कुछ अच्छा करना है। तो मैं पहले अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ, दोनों डॉटर्स के साथ रिक्शा में जाके आई यूज टू डू सम सोशल वर्क, कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा करना है मतलब। फिर धीरे धीरे मैंने अपने जो लाइन के गली के बच्चे थे, साहिल, हर्ष, उन दोनों को पूछा कि हम ऐसा करते हैं, ये काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, लस्सियाँ बांटनी है, दूध बांटना है, या जो रोड साइड पे हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनके लिए हमने मतलब कि बाउल्स में दूध डालना है, तो आप हमारे साथ करोगे? तो वो बच्चे एग्री कर गए। फिर वो 2 से 5, 5 से 10, वो एक चेन बनती गई। तो अब अच्छी खासी हमारे पास टीम है, 50 वॉलंटियर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं जो वर्क करते हैं। वेरी गुड। और जैसे कि नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी एनजीओ को शुरुआत करने में इनिशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपको किन मुसीबतों का और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? ऑडियंस को बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि इनिशियल कुछ फेस करना पड़ता है। जो इनिशियल है चैलेंजेस वो अभी भी हैं। तो रहेगी सेल्फ फंडेड फंडिंग की बात, तो वी आर सेल्फ फंडेड। मेरी जो टीम के बच्चे हैं वही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड वी डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड विद दैट स्मॉल फंड्स। कुछ कम पड़ जाता है तो फिर फाउंडर तो है ही ना। एंड प्लस अब तो कम्युनिटी हेल्प और कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत मिलने लग गया इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। ओके। जैसे कि हमने क्लोथ डोनेशन ड्राइव करनी है या राशन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करनी है, तो इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल या राशन के फॉर्म में या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करनी है, तो वी आस्क हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी एंड बहुत अच्छी हेल्प मिलती है हमें। और मिशान को काफ़ी साल हो गए, लाइक कब स्टार्ट हुआ था ये? अगर आप पूछो कि मिशान रजिस्टर कब हुआ था, तो 2021 में हुआ था। अगर आप पूछो मिशान कब से काम कर रहा है, तो मिशान तो 2016 से काम कर रहा ओके। है। तो मतलब इट्स बीन अ लॉट ऑफ इयर्स और काफ़ी ड्राइव्स, इनिशिएटिव्स आपने हाँ किए। कोई ऐसा इनिशिएटिव या कोई ऐसा ड्राइव जो आपने किया हो और आपके दिल के करीब हो? हाँ, माली मार्च एक ऐसा ड्राइव है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी ज़्यादा कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ उस दिन जोड़ लेंगे। और हमने एक ही दिन में 1000 ट्रीज लगाए थे, एक ही दिन में। और उससे 2 दिन पहले मैं और मेरी टीम जो थी, जो मेरे इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स थे, हम लोगों ने खुद जाके वहाँ पे खड्डे खोदे। हमें तो खड्डे भी उंगलियों पे काउंट याद है कि पहले हमने 500 खड्डा, हमारे पास वो ड्रिलिंग मशीन है, वहाँ पे हमने 2 माली थे हमारे मिशान के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्प ली। और प्लस जो टीम के 4 बच्चे थे, 5 बच्चे, उनकी हेल्प ली। हम सुबह से 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वहाँ पे खड्डे खोदते रहे। और जब हमने इसका मैसेज सर्कुलेट करना शुरू किया था कि माली मार्च द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ट्राई सिटी है, तो वी आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द ट्राई सिटी कि आओ पौधे लेके आओ। और अगर आप 20 से ऊपर पौधे ट्रीज लगाओगे यहाँ पे, तो यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो ऑन द बोर्ड, लेकिन बोर्ड खुद बना के लेके आना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सेल्फ फंडेड। तो जितना हम एफर्ट लगा सकते हैं वो हमने लगाया, एंड दिस माली मार्च अभी भी चल रहा है, इट्स नॉट द एंड। अगर मैं एक ऐसी सोसाइटी की प्रॉब्लम के बारे में बात करूं
जेंडर इनइक्वालिटी बहुत होता है सोसाइटी में, और जैसे कि आप एक वुमेन हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बात करूँ, क्योंकि आप रोल मॉडल रही हैं गर्ल्स स्कूल की, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और आप इस इशू को जो कि जेंडर इनइक्वालिटी से जुड़ी है कि लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरे लिए तो जेंडर न्यूट्रलिटी ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भेदभाव हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। अगर हम ध्यान से सोचें, अपने अंदर जाके देखें, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को इक्वली ही वर्क करना पड़ेगा। ये जो हमारा लेट्स नॉर्मलाइज पीरियड टॉक है, ये जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम बॉयज एंड गर्ल्स को इकट्ठा बिठा के सेंसिटाइज करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स द गर्ल्स फेस ड्यूरिंग देयर पीरियड्स। तो उसमें जो लेक्चर्स हैं या पैड डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारी टीम के लड़के ही करते हैं। तो ये मेरा एक अप्रोच है टू न्यूट्रलाइज द थिंग्स। आई गेस सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि इन सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज बॉयज को भी होनी चाहिए और गर्ल्स को भी होनी चाहिए, और उनके ये जो जेंडर सेंसिटिव लेसन्स हैं, वो उन दोनों को इकट्ठे बिठा के ही करवाने चाहिए। उसमें हम जब हम घर में ही गर्ल्स को बोल देते हैं कि पैड्स छुपा के लेके जाने हैं, या यू कैन से कि ये बात पापा को नहीं पता लगनी चाहिए या भाई को नहीं पता लगनी चाहिए, तो वहीं से ही तो हम एक बीज बो देते हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब ये एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, ये सब चीजें हैं, तो वी शुड वर्क उसी डायरेक्शन में, उसी अप्रोच के साथ कि जेंडर न्यूट्रलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी भी ये जो इशू है पैड्स वगैरह को लेकर, अब दुकानों में चले जाएं और वो केमिस्ट में चले, हाँ, न्यूज़पेपर में या रैप काले करके लिफाफे में, वो उसमें हमने एक मेरी टीम ने ही एक वो किया था, सर्वे किया था। तो ये लेट्स नॉर्मलाइज पीरियड टॉक कहाँ से आया था? हमारा यहीं से तो आया था, जो हमने एक सर्वे किया था कि इवन गर्ल्स दे वर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट देयर पीरियड्स, बॉयज की तो बात ही छोड़ दो। सो उसमें हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में, रियात बाहरा में, अलग अलग जगह पे जाके, इवन ये इंडो स्विफ्ट कॉलेज ऑफ रिसर्च जो है इधर सेक्टर 30 में है, वहाँ पे हमने लेक्चर्स करवाए थे लेट्स नॉर्मलाइज पीरियड टॉक, कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जिसके ऊपर गर्ल्स एंड बॉयज को इकट्ठे बिठा के उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके अंदर जो एक फियर है, देखो जितना फियर गर्ल्स को है इस चीज के बारे में, उतना ही गलत नॉलेज या गलत इंफॉर्मेशन बॉयज के पास भी होती है पीरियड्स को लेके। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों को बिठा के ये एक लेक्चर्स या सेंसिटाइज किया जाए कि दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, गर्ल्स को भी पता हो कि दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस देयर बॉडी इज गोइंग थ्रू, और बॉयज रिस्पेक्ट कर पाए गर्ल्स को, और गर्ल्स शुड बी वेरी ओपन विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फादर्स, विद देयर ब्रदर्स रिगार्डिंग this I will never say this is a problem, this is the biological process our body goes through। तो इसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, और इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन मेल जो होते हैं फैमिली के, उनकी बहुत जरूरी होती है। एट द सेम टाइम आई जस्ट काउंसिल देम, गाइड देम कि अगर तुम मिशान में हो, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, कुछ ऐसा कभी गलत मत करना जो कि नॉर्म्स ऑफ सोसाइटीज हैं उससे आप विनल कर जाओ। दैट्स वेरी अमेजिंग, बिकॉज हाँ, अगर यूथ को एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो ऑफ कोर्स वो एक सही ट्रैक पे चले जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि एज अ इंडिविजुअल हम एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं, और जैसे कि आपके साथ यूथ जुड़ी हुई है, आपको उनसे क्या सीखने को मिला? जिनके साथ मिशान है उनसे तो मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। लाइक मुझे ये सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं हैंडल करना आता था, रील्स कब डालनी है, कैसे डालनी है, या फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं। चलो ये तो हो गया एक पार्ट। अब जैसे कि हम जो क्लोथ डोनेशन ड्राइव्स वगैरह करते हैं, जो विंटर्स की ड्राइव्स करते हैं स्पेशली, वो हम जैसे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स हैं, तो उसमें चैलेंज आता है कि देखो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स रात को, हम लोगों का वो ड्राइव ऑलवेज रात को स्टार्ट होता है 8 बजे के बाद, क्योंकि हम धुंध में निकलते थे, और जो लिटरली रोड पे वो पतली सी पल्ली जिसको हम कहते हैं या चद्दर सी, उसके ऊपर सोया होता था, तो उसको उठा के उसको हम मैट्रेस देते थे या ब्लैंकेट देते थे। ये आइडिया मेरा टीम से ही मुझे मिला। नया टर्न देना, नया ट्विस्ट देना
जिससे कि वो और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो वो मैं मिशान की टीम से ही सीखती हूँ। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बताया कि एनिमल वेलफेयर भी मिशान करता है, हाँ। तो आपके एनिमल वेलफेयर से क्या इनिशिएटिव्स रहे, उससे जुड़े क्या प्लान्स हैं? और अभी क्या? जैसे हमारे समर्स में हमारे वाटर बाउल ड्राइव्स जी। चलती हैं, वाटर बाउल डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होता है, जिसमें कि वी प्रमोट मिट्टी के जो बाउल्स होते हैं ना, वो हम डॉग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और उससे थोड़ा बड़े साइज के बाउल्स वी प्रमोट मिट्टी के ओनली। That's really वी प्रमोट मिट्टी के बाउल्स ना Yeah. फॉर कैटल्स। तो वी आस्क पीपल कि आप बाउल्स रखो, और सिर्फ समर्स में 3 महीने तो रखना है, और इस तरीके से रखो कि एक ड्यूटी ले लो कि हमने उसको हर दूसरे दिन उस बाउल को क्लीन करना है, उसमें पानी फ्रेश भरना है, ताकि हमारे जो ये कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनको फ्रेश पानी मिल सके। और उसके बाद हमारा एनिमल्स का दूसरा जो हम ड्राइव करते हैं वो होता है विंटर्स में करते हैं, स्पेशली हम करते हैं दिसंबर टू जनवरी, ये 2 महीनों में चलता है, जिसमें कि हम न्यू बॉर्न जो पप्स होते हैं, उनकी मॉम्स होती हैं, मतलब फीमेल्स होती हैं और जी, न्यू बॉर्न पप्स होते हैं, तो उनके लिए हम उनको टेम्पररी हाउसेस हम बना देते हैं, और सैक्स वगैरह जो बोरियां होती हैं उसकी भरी होती हैं, पराली कहते हैं उसको, जी। पराली की जो जूट की बोरियां होती हैं वो भर के हम शोरूम्स के आगे रख देते हैं, कि ताकि जो डॉग्स हैं वो ठंड से उनकी बचत हो सके। और इसी के साथ अगर मैं ये भी पूछूं कि इतने सालों से जो भी आप करते आ रहे हो, उसमें से कोई मेमोरेबल इंसिडेंट जो आपका फेवरेट रहा हो, जो आपके दिल को छुआ हो, कोई भी एक ऐसा मेमोरेबल? हाँ, तो वो हम लोगों ने जब इनिशियली लेट्स नॉर्मलाइज पीरियड टॉक हमने स्टार्ट किया था, जी। तो मतलब एक जुनून था कुछ चेंज करने का। मतलब स्टार्टिंग डेज की बात बताती हूँ मिशान में, मतलब कि मैंने अपनी टीम के जो बॉयज थे उनके साथ डिस्कस किया कि हमने ये मेंस्ट्रुअल जो है पैड्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है, तो कहाँ पे करें। तो हमने एक जगह को मतलब कि सोच लिया किस जगह पे करेंगे। वो थी ये एक कॉलोनी है विकास नगर के पास ही, इंदिरा कॉलोनी या राजीव कॉलोनी है, जी। मुझे अभी उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, राजीव कॉलोनी, हाँ। हम्म। तो वहाँ पे मैंने अपनी टीम के 4 बॉयज और 2 गर्ल्स को भेजा कि जाके वहाँ पे सर्वे करके आओ, कि हमने पैड डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, प्लस हमने वहाँ पे एक गायनिकोलॉजिस्ट भी लेके जाना है जो कि पीरियड से रिलेटेड लेडीज को अवेयरनेस देंगे, डाइट रिलेटेड या मतलब ये सारी चीज़ें। तो बॉयज गए। अब बॉयज ने क्या किया, बॉयज भी बड़े सियाने, उन्होंने वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने मंदिर था, मंदिर के पुजारी को पटाया, मंदिर के पुजारी को अब उन्होंने सोचा कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उन्होंने भी यस कर दी, है ना, मंदिर के पुजारी ने कि जी। हाँ आप मंदिर में कर दो उन्होंने क्योंकि बच्चों ने जब समझाना शुरू किया, अब वो हाँ कर चुका था, तो एंड में जब बच्चों ने बोला कि हम ऐसे ऐसे बिस्किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, केले भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड में बोला हम पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पुजारी जी लाइक अब वो हाँ तो कर चुके थे, अब जुबान भी दे चुके थे हमें, जी। तो उन्होंने फिर ये बोला कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे आप अपनी ड्राइव यहीं पे कर लेना। तो दैट वाज अ वेरी, यू कैन से, हमारे लिए एक मेमोरेबल इवेंट था, क्योंकि एक तो हमने एरिया वो चूज कर लिया कि वहाँ पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है। मैं अपनी टीम के बच्चों को समझा के गई थी कि बेटा चुपचाप से आपने वहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और लोगों को जो अवेयरनेस करनी है वो हम करेंगे, कोई आपको कुछ गलत बोले आपने आवाज भी नहीं निकालनी। और साथ में मैं उनको बोल के गई कि अगर हमारे पीछे कोई पड़ा तो इस डायरेक्शन में आप लोगों ने भागना है तो वो एक मेमोरेबल था कि पैड डिस्ट्रीब्यूशन मिशान ने सबसे पहले मंदिर के प्रेमिसेस में किया। दैट्स अ बिग थिंग, जिसको कि लोग अगर देखा जाए तो पीरियड्स को भी टैबू मानते हैं कुछ एरियाज में, कि जिनको ऑन पीरियड्स होते हैं कि उन्होंने मंदिर में नहीं जाना, एंड दैट वाज अ बिग थिंग फॉर अस कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे किया। और वहाँ पे जो लेडीज हैं वो घूंघट निकाल के हमसे पैड्स ले रही हैं, हम उनको पैड्स देते नहीं थे, हम कहते थे पहले घूंघट उठाओ, अच्छा, घूंघट हाँ हुआ था। पहले घूंघट उठाओ फिर आपको हम पैड्स देंगे। और वो जो हमारी इतनी इम्पैक्टफुल ड्राइव थी कि वहां पे इन द एंड जब हमने पैक करना स्टार्ट किया, वहां पे जो जेंट्स थे वो अपनी बीवियों के लिए और अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए हमसे पैड्स लेके गए। तो वो हमें इम्पैक्ट अपनी ड्राइव का एंड नजर आया, दैट शोज कि कितना इम्पैक्ट पड़ा कितना है। इम्पैक्ट पड़ा है। आपने जो अपनी ज़िंदगी से सीखा, एक लर्निंग जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें और देना चाहें?
हाँ, मेरी यही लर्निंग है कि हर एक काम में चैलेंजेस तो आएंगे, फेलियर्स तो आएंगे, जी। लेकिन उनसे घबराना नहीं है, उनसे सीखना है। दे आर द लेसन्स, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मैं हर बार एक लाइन बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, राइनस्टोन काउबॉय की है। देयर हैज बीन अ लोड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रोड टू माय होराइजन, बट आई एम गोना बी वेयर द लाइट्स विल बी शाइनिंग ऑन मी। Okay. और And what does this line means? If you can. हाँ, इसका बड़ा सिंपल मतलब है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मेरा रास्ता ये है कि मैं वहां पे पहुंचूंगी जहां पर लाइट्स Lights. मेरे Yeah. पे शाइन कर रही है, मुझे उन लाइट्स तक पहुंचना है। Hmm. सो आई टेक दोज चैलेंजेस एज लेसन, और मैं दूसरों को भी, बच्चों को भी, यंगस्टर्स को भी बोलूँगी कि चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन उनको आप लेसन्स मान के चलो और आगे बढ़ो। दे आर द लर्निंग लेसन्स। तो जैसे कि आप सबने देखा कि डॉक्टर प्रभजोत गुरु बज्जू एक इंस्पिरेशन है, एंड आशा यही रहेगी कि आप लोगों ने ये देखा वीडियो एंड आप इनसे जुड़े। सोसाइटी में एक ऐसा इम्पैक्ट लाना सब जगह ज़रूरी है, और हम जैसी यूथ जो कि इन चीज़ों को नकार देती है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती है, लेकिन ये एक छोटी सी अगर आप स्टेप लेते हैं इसके अंदर, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकती है। तो ये हमारी इंस्पिरेशन थी आज की, और इन्होंने इनसे बात कर कर बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, एंड मिलते हैं नए एपिसोड में। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।